जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे थे पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। जी मैं बता दूं, यह सीटेट के लिए पेपर 2 के लिए इतिहास हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने पीछे काफ़ी चैप्टर पढ़ लिया। यदि आपने पीछे का चैप्टर नहीं देखा है तो हो सकता है कि कुछ समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि क्रम बाय क्रम चल रहा है। ठीक है, इससे पहले का चैप्टर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। आज हिस्ट्री क्लास 7 का जो है यह लास्ट वीडियो होगा। क्लास 7 का इतिहास इसमें समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली लड़ाई, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली लड़ाई जो हुआ वो आपको 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत हरियाणा में, जिसमें मुग़लों की विजय हुई। हरियाणा में हुआ जिसमें मुग़ल का विजय हुआ। बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। यह जो पानीपत का प्रथम लड़ाई है वो किसके किसके बीच हुआ, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई। ठीक है, इसमें और बाबर मुग़ल की तरफ से था, बाबर जो है मुग़ल की तरफ से था, तो इसमें बाबर का विजय हुआ। दूसरी लड़ाई हुई आपकी 1556 में, पहला 1526, दूसरा 1556, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ। ये प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को और द्वितीय युद्ध पानीपत का 5 नवंबर 1556 बैरम खान और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में हुआ। द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो बैरम खान और हेमचंद विक्रमादित्य। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैरम खान और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में हुआ द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध। और तीसरी लड़ाई जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पहला हुआ था आपका, देखिए 21 अप्रैल, और दूसरा हुआ था 5 नवंबर, तीसरा 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ये द्वितीय युद्ध वाला बहुत पूछता है कि किसके किसके बीच में हुआ था। तो बैरम खान और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तृतीय पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट इतना का ले लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। जिसमें 10वां है आपका 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 10वां चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह कहाँ के शासक थे? ईरान के थे। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। तांता लगा रहने का मतलब लगातार आक्रमण करते रहे। कितने कितने के बीच में? 1748 से लेकर 1761। और लूटपाट मचाई। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। तो देखिए 3 जो बटा हुआ है, अवध, बंगाल व हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद 3 समूह में बट गया। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जा 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखासियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। किसे? बादशाह फर्रुखसियर को। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था।
1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। 400 हाथियों की सवारी किसके पास थी? निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। हैदराबाद पढ़ लिए। अब आते हैं अवध। बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों से एक था। तीसरा है बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायक थे। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का राजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसे मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। देखिए, इसे याद रखिएगा। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। मुगल साम्राज्य का जो अधिराजत्व थे वे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए काफ़ी दूत को भेजे, एक से एक, लेकिन वो माने नहीं, बस अपने ही बात पे वे रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने। देखिए, जय सिंह कहाँ के शासक थे? तो अम्बेर के। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिख। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात वह मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1708, 1708। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। खालसा समाज के कौन लोग होते थे? तो इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त, यानी देखिए यहाँ पे सिखों का जो जत्था था और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दोनों मिलकर आपस में क्या कहलाए? खालसा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मराठा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास के पन्नों में मराठा राज्य। तो मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1687 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कुनवी, पशुचारक को हम लोग कुनवी बोलते हैं, मराठों की सेना के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा, यानी पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज की राजधानी बन गया। पुणे जो है वो मराठा राज की राजधानी था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यही था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए अनेक पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। तो मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली।
17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ, यानी शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ शाहजी और जीजाबाई के संबंध से। अपनी माता और अभिभावक दादा कोरडेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब वो छुप छुप करके युद्ध करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। चौथ क्या होता है? अभी यहाँ पे एक शब्द आया चौथ। तो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, तो वही था आपका चौथ। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाव के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बल्लाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा बुंदेलखंड गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्यों को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ सबसे मजबूत किलों में से एक था। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। जाट समृद्ध कृषक थे। जाट क्या थे? समृद्ध कृषक थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दर्शकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होना चाहिए। तो अब तक का ये था हिस्ट्री क्लास 7 का NCERT बुक से, जो क्लास 7 का सारा चैप्टर इसमें ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, क्लास 7 का पॉलिटी। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने। यदि आपने चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन फिर आपको मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के साथ।